शुरू में बहुत अच्छा लगता है, स्किन आपकी बहुत क्लीन लगती है एंड बहुत फील गुड फैक्टर आते हैं कि हम ग्लो कर रहे हैं, द स्किन बिकम्स डिपेंडेंट ऑन इट, एंड जब आप छोड़ते हो तो डैमेज इज़ रियली बैड, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिवर्स इट। बोटॉक्स आज की डेट में कराने बहुत लोग चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक घबराहट भी है, बहुत नेगेटिविटी भी है इसके ऊपर, और जो बोटॉक्स कराता है उसको बड़े गलत नज़रों से देखा जाता है। Celebrities are very disciplined. The kind of lifestyle they have to follow to maintain that. So it's not just Botox. It is overall diet, exercise, physical, their mental well-being, physical well-being, the treatments that they take in the skin, the supplements that they take regularly. So it's always a combination of therapy. डैंड्रफ से ही सिर्फ हेयर फॉल होते हैं या कुछ जेनेटिक्स वाला जो एक होता है उससे होते हैं, या फिर गट हेल्थ से भी हमारे हेयर फॉल है? मैं सो रहा हूँ, मेरे पिलो पे बाल हैं, मैं कंघी कर रहा हूँ, मेरी कंघी में बहुत सारे बाल हैं। एक्ने होता क्यों है और फिर क्या उपाय कर सकते हैं? फिलर होता क्या है, प्रोसेस बताइए, सेफ होता है नहीं होता है? It's a very relevant question in today's I think era when everyone is getting influenced by Instagram. ज़्यादातर फीमेल्स ही देखती हैं, देन फिर वो ऐसा अब सोचती हैं कि हमें कोरियन ग्लास स्किन मिल जाए। देखते हैं कि हर सलून के बाहर लिखा हुआ हाइड्रा फेशियल, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, और ये जो स्कैम चल रहा है इसके बारे में बताइए। हेलो डॉक्टर दिव्या अरोरा मैम, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र इस पॉडकास्ट में। मैम, हम लोग ठंड के सीज़न में यहाँ बैठे हैं, तो सबसे पहले अगर कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट मिलता है तो हम सबसे ज़्यादा ये जो क्वेश्चन है डैंड्रफ को लेके आता है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ठंड में एक्चुअल में डैंड्रफ ज़्यादा होते हैं कि एक कहानी है बस ये? Hi Manvendra. हेलो मैम। Thank you for having me here and I think ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा जिससे हम ऐसे डाउट्स काफ़ी क्लियर करेंगे पेशेंट्स के। बहुत पेशेंट्स हैं जो आके बोलते हैं कि ठंड में मेरी डैंड्रफ बढ़ गई है, फ्लेकीनेस बढ़ जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है। व्हेन वी से डैंड्रफ पर से, डैंड्रफ इज़ अ टाइप ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन जो कि होता है हमारे सीबम की वजह से, जो कि हमारे स्कैल्प पे जो ऑयल बन रहा है वो, पसीना एंड फंगस जो हमारे ऑलरेडी स्कैल्प पे है उसके मिक्सचर से। तो जब वो इचिंग शुरू हो जाती है देन दैट इज डैंड्रफ। सो वो पसीने में ज़्यादा बढ़ता है एंड इन दिस वेदर व्हाट एक्चुअली इंक्रीजेस इज द ड्राइनेस एंड द फ्लेकीनेस ऑफ द स्कैल्प। तो ये मैम डैंड्रफ एंड ये फ्लेकीनेस में क्या अंतर हो? जैसे मैं समझ रहा हूँ कि कभी कभी हम लोग बाल झाड़ते हैं तो कुछ गिरता है उसमें से, राइट, एंड देन डैंड्रफ शायद स्कैल्प पे होता है, तो थोड़ा इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि क्या फ्लेकीनेस है क्या डैंड्रफ? एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप सर धोते हैं और सर धोने के बाद आपका स्कैल्प इची होता है, ड्राई लगता है, सो वो ड्राइनेस है। अगर आप सर नहीं धोते हो, 2-3 दिन चलने दे रहे हो और तीसरे दिन जाके खुजली शुरू हो जाए, देन वी थिंक इन टर्म्स ऑफ डैंड्रफ। डैंड्रफ एक्चुअली वी यूज द वर्ड सेबोरिक डर्मेटाइटिस फॉर एन एक्जिमा कॉज्ड बाय योर ऑयल एंड नॉट वॉशिंग द हेयर, जिसकी वजह से वो बिल्डअप होता है, एंड द फंगस विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन आवर स्कैल्प। ठीक है मैम, ये एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जो आते हैं जिसमें कीटोपोंजोल रहता है, ये चीज़ें रहती हैं, तो ये आज की डेट में वर्क करता है? कि जैसे मैं आपको इस पे अपना एक वो दे रहा हूँ कि आई थिंक 1-2 साल पहले मुझे भी डैंड्रफ का इशू हुआ था, तो मैंने कीटोपोंजोल लगाना शुरू किया, बट वो इतना ऐसा नहीं हुआ कि तुरंत सही हो गया, मतलब बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फिर अपने आप ही मुझे लगा कि ठीक हो गया है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं? So Manvendra, like I said, it is a type of eczema. So we have to address it like that. जहाँ आपको सिर्फ flakiness है, then you have to use a shampoo which is just exfoliative, something which contains sulfur, है ना? अगर आपको itching साथ में हो रही है, then we are talking about eczema, seborrheic dermatitis और dandruff. In that case, आप washing से oil हटा रहे हैं, एंटी फंगल उसमें एंटी फंगल मेडिसिन का काम कर रहा है। सो एक्चुअली इट इज़ अ मेडिसिन, बट सिंस इट इज़ अ शैम्पू एंड आपके सर में कितनी देर रहता है, 30 सेकेंड से 1 मिनट, सो वो उतनी ही स्पीड पे काम करेगा, राइट? सो यू हैव टू गिव इट टाइम। सो नॉर्मली एज अ प्रोटोकॉल वी टेल आवर पेशेंट्स कि जब आपकी डैंड्रफ पीक पे है या आपको इचिंग बहुत है, either we add a anti-dandruff lotion also, anti-fungal lotion, or even if when we are giving only the shampoos, तो आपको पहले शुरू में आप हफ्ते में alternate day यूज़ करेंगे, ठीक है? तो हफ्ते में 3 बार ही हो गया, तो 1 महीने से 1.5 महीने आप ऐसे करेंगे। जब थोड़ा कम हो जाता है बिल्डअप, and then you switch down to twice a week and then maybe once a week. So that is how we treat it. And अगर anti-dandruff shampoo से कंट्रोल नहीं हो रहा, then that means you need something more stronger than that. और ये जो फ्लेक्स होते हैं मैम, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय है? लाइक आई वाज सेइंग कि एक्सफोलिएटिव शैम्पूज यूज कर सकते हो आप, समथिंग विच कंटेन सल्फर या सेलेनियम डाइसल्फाइड, जिसमें साथ में एंटी फंगल इफेक्ट भी है। कोई केरेटिलाइटिक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शैम्पूज आने लग गए, सो सिर्फ फ्लेकीनेस हटानी है तो दीज आर इनफ। ठीक है मैम। मैम, एक मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि गट हेल्थ भी काफ़ी रोल अदा करती है, जैसे एक तो डैंड्रफ इशू है हेयर फॉल का, राइट, बट गट हेल्थ भी क्या इसमें मतलब रोल है उसका भी? डैंड्रफ स्पेसिफिकली
नो मतलब हेयर फॉल का आज की डेट में बहुत इशू है, पर अगर हम डैंड्रफ की बात कर रहे हैं तो देर इज ऐसा कहना कि डैंड्रफ जिनको ज़्यादा होते हैं उनके हेयर फॉल भी ज़्यादा होने के चांसेस है। राइट। तो ये डैंड्रफ से ही सिर्फ हेयर फॉल होते हैं या कुछ जेनेटिक्स वाला जो एक होता है उससे होते हैं, या फिर ये गट हेल्थ से भी हमारे हेयर फॉल होते हैं? हेयर फॉल बहुत सारे टाइप के होते हैं। पहली बात तो हम किस स्पेसिफिक टाइप की बात कर रहे हैं उस, हम शुरू से बात करते है हैं ना? हेयर फॉल। सो हम हेयर फॉल की अगर बात करें, अगर आपको बाल टूटते हुए दिख रहे हैं, मैं शैम्पू कर रहा हूँ और बाल हाथों में आ रहे हैं, है ना? मैं सो रहा हूँ, मेरे पिलो पे बाल हैं, मैं कंघी कर रहा हूँ, मेरी कंघी में बहुत सारे बाल हैं, देन दैट इज टीलोजन इफ्लूवियम। टीलोजन इफ्लूवियम मीन जो हमारे हेयर साइकिल का टीलोजन पार्ट है, द हेयर विच इज इन द स्टैटिक फेज दैट इज कमिंग आउट। तो आप हमेशा नोटिस करेंगे बाल पे एक नीचे वाइट बल्ब दिखता है, कई लोग आके बोलते हैं कि पूरे जड़ से बाल निकल गए। दैट इज एक्चुअली योर टीलोजन हेयर विच इज कमिंग आउट, राइट? So that can happen because of stress. That can happen because of your poor dietary habits. That can happen if you underwent a major surgery or you had a major infection like some डेंगू हुआ, उसके 2-3 महीने बाद बाल झड़ने लग गए। डिलीवरी हो गई, उसके 2 महीने बाद बाल झड़ने लगे। सो दैट इज ऑल टीलोजन इफ्लूवियम। सो इसमें गट हेल्थ का ये रोल है कि इफ़ योर गट इज़ नॉट राइट, गट से सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहा है, सारा न्यूट्रिशन हमारा स्टमक में कहाँ से जा रहा है? गट लाइनिंग के थ्रू जा रहा है। सो इफ योर B12 is not getting absorbed properly, if your calcium is deficient, if your zinc and iron are not good, then it will affect your hair health and it will cause telogen effluvium. Now coming to gut health per se, when we say gut health, we talk about the microflora. जो हमारी gut पे फ्लोरा होती है, वैसे हमारी स्किन पे फ्लोरा होती है और हमारे स्कैल्प पे फ्लोरा होती है। सो बहुत सारी स्किन डिजीजेज आर एक्चुअली समवेयर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू गट हेल्थ। इन अ वे हमारी स्किन की लाइनिंग और गट की लाइनिंग का काम भी फंक्शनैलिटी वाइज दे आर क्वाइट सिमिलर। ठीक है? सो नाउ ऑफ लेट देयर आर स्टडीज विच से कि येस, इफ देयर इज अ चेंज इन द फ्लोरा ऑफ योर गट, देन सम डिजीजेज हैव बीन फाउंड टू बी मोर कॉमन इन दोज पेशेंट्स, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज जैसे जो गट के इश्यूज होते हैं, उन लोगों में एलोपेशिया एरियाटा जो कि ऑटो इम्यून टाइप ऑफ हेयर फॉल है वो ज़्यादा पाया गया है। इवन देयर आर नाउ रिसेंटली 2023 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने सारी स्टडीज़ को कंबाइन किया कि अभी तक गट और हमारी स्किन एंड हेयर फॉल का जो रिलेशनशिप है उनको कंपाइल किया। सो येस, देयर इज सम एविडेंस, बट द स्टडीज वर स्मॉल, दे वर लिमिटेड। सो अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा टू हैव अ डायरेक्ट एसोसिएशन। मैम एक प्रॉब्लम, मतलब हम लोगों को सभी को आजकल डेट में एक्ने की भी बहुत रहती है, राइट। तो थोड़ा मैम पहले तो ये बताइए एक्ने होता क्यों है और फिर क्या उपाय कर सकते हैं इसका? अच्छा, देखो, ऑलमोस्ट आई विल से 70 to 80% ऑफ द पेशेंट्स और पीपल सफ़र फ्रॉम एक्ने एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। किसी को टीनेज से शुरू हो जाता है, किसी को थोड़ा लेट आता है। सो एक्ने, जिनको हम कील मुहासे बोलते हैं इन कॉमन वर्ड्स, बेसिकली इट्स एन इन्फ्लेमेटरी लीजन ऑफ हमारे ऑयल ग्लैंड्स की वजह से जो ऑयल बन रहा है उसके अंदर अगर हम 4 चीज़ें गिने, एक हमारा ऑयल, दूसरा हमारा जो स्किन में बैक्टीरिया होता है प्रोपियोनिक बैक्टीरियम एक्नेस, वो हमारे हार्मोन्स के इफेक्ट से, एंड सम इन्फ्लेमेशन। ये चारों चीज़ें अगर जब साथ में आ जाती हैं तो वी डेवलप एक्ने। होता क्या है, हमारा जब प्यूबर्टी के बाद ऑयल ग्लैंड्स ऑयल ज़्यादा बनाने लगते हैं, एंड आर ऑयल ग्लैंड्स हैव देयर ओपनिंग्स जिनको हम ओपन पोर्स बोलते हैं। एक्चुअली देयर पोर्स एंड ओपनिंग्स ऑफ द ऑयल ग्लैंड्स व्हिच कम ऑन द स्किन। स्किन पे जब तेल निकल रहा है, तेल अगर ज़्यादा बन रहा है, either just because your age has changed or under the effect of hormones, सो तेल जब ज़्यादा बन रहा है और वो ओपनिंग क्लॉग हो जाती है तो उसमें एक कील बन गया, तो वी कॉल इट अ वाइट हेड। जब वो ऊपर की स्किन एक्सफोलिएट हो गई, ऊपर से वो मेलन जो एक्यूमुलेटेड सीबम है हमारे स्किन के सेल्स में इकट्ठा होकर जब ऑक्सीडाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट बिकम्स ब्लैक इन कलर। सो इट बिकम्स अ कील, काला कील, जिसको हम ब्लैक हेड बोलते हैं। अगर उसी में तुम्हारे इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो गई तो वो पैप्यूल बन जाता है। हमारे स्किन पे बैक्टीरिया तो रहते हैं नॉर्मल फ्लोरा, फिर वो उसमें ओवरग्रो कर जाते हैं बिकॉज इट इज़ फूड फॉर द बैक्टीरिया, सो वो पस्ट्यूल बन जाता है। एंड अगर वही इन्फ्लेमेशन थोड़ी गहरी हो जाए तो वो एक नोड्यूल या सिस्ट बोलते हैं। तो ये सब चारों तरह के जो लीजन्स हैं दे आर ऑल एक्ने। एंड जिस जिस एरिया में हमारे ऑयल ग्लैंड ज़्यादा हैं, जैसे कि हमारे फेस पे, हमारे चेस्ट पे, शोल्डर्स, अपर शोल्डर्स एंड अपर बैक, क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स यहाँ ज़्यादा हैं तो जब ज़्यादा ऑयल बनेगा तो इन एरियाज पे पिंपल्स आ जाते हैं। सो दीज आर ऑल एक्ने प्रोन एरियाज, एंड हॉर्मोन्स के इफेक्ट से मेनली हमारे पिंपल्स निकल आते हैं इन एरियाज में। हैविंग सेड दैट, डाइट ऑल्सो प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अगर जो लोग ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं या ज़्यादा शुगर लेते हैं तो फिर अगेन इनडायरेक्टली हमारा ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर पोर्स आर गेटिंग क्लॉग्ड एंड यू आर गेटिंग मोर एंड मोर एक्ने। मैम लेकिन ठीक है, ये आपने मैं पॉइंट समझ में आया, बट एक्ने पे ना मैंने एक चीज़ देखी है कि आज की डेट में थोड़ा सा बॉलीवुड में भी ले लीजिए या फिर जो थोड़े मॉडल वाले लोग हैं जिनको ज़्यादा चीज़ें पता है, जो हम कहते थे फैशन इंडस्ट्री है, उसमें एक
आइसोटेटनॉइन का आज की डेट में बहुत यूज़ हो रहा है। मतलब आई वॉज इन ए पार्टी, तो लोग सेल्फ प्रिस्क्राइब की ही बात कर रहे हैं, यार जाके ले लो। तो थोड़ा मैम आइसोटेटनॉइन के बारे में बताइए, क्या ये ड्रग सेफ है? क्योंकि वर्क करती है, मेरे को भी किसी ने प्रिस्क्राइब करी थी डॉक्टर ने, एंड आई यूज्ड इट, हुआ। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मुझे लेटर ऑन ये भी पता पड़ा कि उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आई वॉज यूजिंग इट फॉर लॉन्ग। तो राइट, मुझे थोड़ा आप ये बताइए कि क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या सेफ है लेना इसे? ठीक है। लाइक आई सेड, एक्ने को हम अगर समझें तो हमारे पास 4 फैक्टर्स है जिसको हमने कंट्रोल करना है। तो जब माइल्ड एक्ने होते हैं तो हम टॉपिकल से काम चला लेते हैं, जैसे आपका सैलिसिलिक एसिड है, बेंजोइल पेरोक्साइड है, रेटिनॉल्स है। अगर मॉडरेट एक्ने है जिसमें हमें ओरल एंटीबायोटिक डालनी पड़े, दैट विल कंट्रोल योर बैक्टीरियल पार्ट। बट अगर सिवियर एक्ने है, नोडुलोसिस्टिक एक्ने है, या बैक पे एक्ने है, ट्रंकल एक्ने है, सिवियर डैंड्रफ है जो नहीं कंट्रोल हो रहा टॉपिकल से, दैट इज व्हेन वी यूज आइसोटेटनॉइन। बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशंस है आइसोटेटनॉइन लेने की। एवरीबडी इज नॉट अ कैंडिडेट फॉर आइसोटेटनॉइन। येस, इट इज अ वंडर ड्रग, इट वर्क्स वेरी वेल, बट यू हैव टू मॉनिटर इट। एक इसमें इट्स अ विटामिन ए डेरिवेटिव बेसिकली, ठीक है। सो विटामिन ए डेरिवेटिव्स हमारी बॉडी में जाके दे ड्राई अप द ऑयल प्रोडक्शन ऑफ दीज ऑयल ग्लैंड्स। तो बेसिक पैथोजेनेसिस ऑफ एक्ने को वो काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब तरह के एक्ने में काम करेंगे। लेकिन इसका कंसेप्ट ये है कि हमारी बॉडी में क्यूमुलेटिव लेवल पहुंचना चाहिए आइसोटेटनॉइन का, तभी उसका रिजल्ट इफेक्टिव भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। सो दैट क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज ऑलमोस्ट 120 to 150 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो अगर आप 60 किलो के, मैं एवरेज बोलूँ, कोई भी इंसान 60 किलो का है, सो 120 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, तो 7200 मिलीग्राम्स मुझे आइसोटेटनॉइन उसको खिलानी है, तब जाके वी कैन एक्चुअली अचीव व्हाट वी वांट टू। सो जो गाइडलाइंस है ना, इंटरनेशनल गाइडलाइंस, दे स्टार्टेड विद 1 मिलीग्राम पर केजी डेली बॉडी वेट के हिसाब से डोजेस, जो कि इंडियन स्किन हमारी टॉलरेट नहीं कर पाती, बिकॉज ये विटामिन ए डेरिवेटिव्स हमारी स्किन में थोड़ी फोटो सेंसिटिविटी करते हैं, ड्राइनेस करते हैं, ठीक है। सो वी स्टार्ट एट अ वेरी लो डोज लाइक 10 mg या 20 mg, मैक्स 30 मिलीग्राम पर डे। सो अब आप हिसाब लगाएंगे, अगर मुझे 7200 मिलीग्राम देने हैं और मैं 20 मिलीग्राम से दे रही हूँ, तो मुझे रफली 360 डेज तो देना है। सो वो साल हो जाता है ना। सो आइडियली व्हेन गिवन, इट शुड बी गिवन फॉर अ लॉन्ग टाइम। And like you said, yes, there are side effects. It is a drug which is going inside your body for a very long time. So baseline थोड़े से टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि हमारे लिवर से मेटाबोलाइज होता है। सो CBC, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, इट कैन अफेक्ट द ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं। There are few more side effects that you really need to keep in mind. Isotretinoin is pregnancy category X drug. So कोई भी पेशेंट जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, या even in near future, we don't prescribe it at all. So this is very important. So self prescription is totally out for isotretinoin. You don't even know the side effects. People who have a tendency to develop depression, उनमें हम avoid करते हैं. Suicidal thoughts, there were studies on a very high dose in a very long time, it can increase. So it is my forte to decide if you are a good candidate for it, and when to give it, how to monitor it, and when to stop it. So I think I want to tell everyone कि self prescription is not a good idea for isotretinoin. It is a wonderful drug, yes, but it should be taken when only needed. मैम अभी आजकल फिलर्स भी बहुत ट्रेंड में है, लड़कियां बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रही हैं, एंड लॉट ऑफ सोशल मीडियाज़ पे वीडियोस भी आ रही हैं जो बता रहे हैं लोग कि बनवाया। तो थोड़ा पहले तो मैम ये फिलर होता क्या है, प्रोसेस बताइए, सेफ होता है नहीं होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। और देन हमारी स्किन में ना बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट एजिंग, फिलर्स का मेनली रोल आजकल एंटी एजिंग थेरेपीज़ में आता है। सो हमारी स्किन में जो एपिडर्मिस है, एंड देन देयर इज़ अ डर्मिस। डर्मिस का एक नेचुरल कंटेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए होता है। एंड एज वी एज, हमारी स्किन ड्राई होती रहती है, विंटर्स में ड्राई हो रही है, वी आर लूजिंग वॉल्यूम, द स्किन इज सैगिंग डाउन। So the concept of a filler is something which can fill. So it's a syringe which is filled with hyaluronic acid. It is a natural ingredient. उसको इस तरह से बनाया गया है कि वो हमारी स्किन में वॉल्यूम देने के लिए भी यूज़ हो सकता है, हमारी स्किन को सिर्फ हाइड्रेट करने के लिए भी यूज़ होता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलर्स। सो हेवियर फिलर्स, दैट इज हाइलुरोनिक एसिड विच इज़ मोर क्रॉस लिंक्ड, हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं स्किन के अंदर, ताकि टू गिव अ कॉन्टोर लाइक हायर चीक बोन्स, या जिनकी हमारी इंडियंस की सबकी चिन थोड़ी रेक्ट और फ्लैंक तक होती है, तो यहाँ पे अगर डालेंगे तो थोड़ा चिन प्रोजेक्शन टू मेक योर फीचर्स लुक मोर अट्रैक्टिव। सो दैट्स अ हेवियर hyaluronic acid. That's also a type of a filler. There are milder और softer variants, let's say, जैसे लिप में वॉल्यूम या हाइड्रेशन देने के लिए। अंडर आई एरिया में जो डार्क सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल से ज़्यादा जो हॉलोनेस आ जाती है विद एज, बिकॉज ऑल आर टिश्यूज डिसेंडिंग डाउन विद एज। सो जब वो डिसेंड करता है, यहाँ पे जो हॉलोनेस आती है उसको फिल करने के लिए हम हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करते हैं।
So it is a lesser heavier variant. And then there's very light hyaluronic acid जो हम simply for a young patient, young I will say maybe 35, 30, who has a very dry skin or extremely dry skin, उसको सिर्फ hydration के लिए हम skin में intradermal injections लगा देते हैं. So filler can be of different types. But yes, it is an injection which is going in your skin and in the hand of a trained injector who knows where to put it and how much to put it and which type to put. I think they are a wonderful tool for a dermatologist. मैम आजकल ना हम एक स्किन ट्रीटमेंट के बारे में सुनते हैं कि हर बॉलीवुड के स्टार जो है हम स्किन ट्रीटमेंट लेते हैं, तो एज ए लेमैन हम लोग को आप थोड़ा समझाइए कि स्किन ट्रीटमेंट होता क्या है, मतलब क्या स्किन में ट्रीटमेंट लेके क्या चेंजेस आ जाएंगे, थोड़ा समझने में मुश्किल होता है कभी कभी. See, our skin needs some care. जी. आप टीथ ब्रश करते हो रोज, है ना, उनको मेंटेन करने के लिए. हम हेयर कट्स भी लेते हैं रेगुलरली, हेयर स्पास भी लेते हैं, तो दे आर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द हेयर. So similarly, when you have to maintain your skin health and your skin hygiene, you do certain procedures. घर पे हम सनस्क्रीन लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, दैट इज अ बेसिक थिंग. अब कोई स्पेसिफिक टारगेट है, लेट्स से यू हैव अ पिगमेंटेशन, चोट लगी थी, उसका निशान है, तो उसके लिए मैं क्या ट्रीटमेंट कर सकती हूँ? क्रीम्स मैं दे रही हूँ, डेफिनेटली दे विल हेल्प यू. बट इफ आई वांट अ फास्टर रिजल्ट और इफ आई नो माई क्रीम हैज स्टॉप्ड वर्किंग बियॉन्ड दिस और मुझे और रिजल्ट चाहिए, so there are certain tools which a dermatologist has in their hand. There can be a chemical peeling agent. They can be lasers, laser for pigmentation, laser for scars, laser for hair removal. They can be injectables like intradermal injections, mesotherapy. It can be PRP. It can be growth factor concentrate. It can be your Botox or a filler. So these are all skin treatments. So it's a very vague term when we say skin treatment. So any procedure which we are doing in-house in the hospital under the supervision of a doctor is a skin treatment. मैम एक टर्म होती है गोइंग अंडर द नाइफ सर्जरीज, ये क्या चीज होती है? So anything which we are not able to correct and हमें प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़े उसके लिए, so that is going under the knife. अगर किसी को एक eyelids, ये कोई बोलते हैं मेरी eyelid लटक रही है, मैं threads डाल के लिफ्ट कर सकती हूँ. बट अगर यहाँ पे स्किन एक्स्ट्रा है, आई कैन नॉट रिमूव दैट extra skin without a knife. So a blepharoplasty would mean going under a knife. Okay. Whereas a thread lift or some Botox here to lift the eyebrows would be a skin treatment. Okay. So that is the difference. तो मतलब कहीं कहीं पे जब डर्माइजर Surgery basically. जब आप लोगों के पास कोई चीज नहीं हो पाती है, देन प्लास्टिक सर्जरी. Anything where you need to intervene using a knife and you need to pull up a tissue or cut a tissue or correct it surgically means you're going under a knife. हम थोड़ा ओजम्पिक के बारे में बताइए. ओजम्पिक आज की डेट में एक ऐसा ड्रग है जो काफ़ी ज़्यादा हम लोग सुन रहे हैं हर जगह पे, बॉलीवुड वालों पे आजकल सबसे ज़्यादा आरोप लगाए जाते हैं कि वेट लॉस में वो उनका हेल्प ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं. बट थोड़ा आप बताइए कि ओजम्पिक कैसे आया और क्या ये एक्चुअल में वेट लॉस में हेल्प करता है, एंड आप लोग इसको करते हैं प्रिस्क्राइब पेशेंट्स को? So Ozempic again is a wonderful drug. ठीक है, it is basically a anti-diabetic drug. अनकंट्रोल डायबिटीज में GLP-1 इनहिबिटर यूज हो रहा है शुगर्स को कंट्रोल में लाने के लिए. वेट लॉस, इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज्ड एपेटाइट, you're feeling good, you're more active is a side effect actually, which is, let's not say a side effect, a good effect which comes as a part and parcel of taking the drug. So Ozempic is primarily not a weight loss drug. It is a drug to control your metabolism, to control your sugar levels, bring it under normal level. But yes, weight loss was significant है. It is a good result. It became a fad. It started in the US and then India में बहुत easily available है now. But the thing is, they are wonderful, especially for patients who are really struggling. कितने patients हैं जिनकी sugars नहीं control हो रही, they're obese and they're not able to lose weight, their activity नहीं कर पा रहे, joints में pain है. I think it's a wonderful drug. Abuse is one side and use is one side. So I think again you should ask your doctor, you should meet an endocrinologist, you should meet a dermatologist. They'll guide you. Do you need it? Are you a good candidate for that drug or not? And yes, when treated by a trained physician, it is a wonderful drug. बट मैम अब जैसे मेरा इस पे क्वेश्चन ये थी, ओजम्पिक मतलब कैसे दिया जाता है पेशेंट को? एज ए कैप्सूल्स आता है, एज ए लिक्विड फॉर्म आता है, या फिर उनके बॉडी में आप लोग इंसर्ट करते हैं, क्या प्रोसेस? इंजेक्टेबल्स आते हैं. ओके, तो इट्स नॉट लाइक कि टैबलेट्स हैं आप खा लो, इंजेक्टेबल के फॉर्म में ही मोस्टली होता है. हाँ जी. मैम एक ग्लूटाथियोन करके भी एक आज चीज चल रही है एंड काफ़ी हेल्पफुल होती है आई थिंक स्किन ब्राइटनिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए थोड़ा इसके बारे में बताइए. So glutathione is a wonderful antioxidant. ओके.
लिवर इंजरी पेशेंट्स में जिनका लिवर फेलियर में जा रहा है, ग्लूटाथियोन इज गिवन टू एक्चुअली सपोर्ट लिवर हेल्थ। ठीक है, सो ग्लूटाथियोन में पाया गया व्हेन पेशेंट्स वर टेकिंग ग्लूटाथियोन देयर वाज अगेन अ फील गुड फीलिंग, है ना, अ वेलनेस फीलिंग, एंड it was also being marketed as a anti-pigment therapy for a very long time. But what we have realized, glutathione, either in the form of oral tablets or creams or injectables, is available in the market. Creams, they barely work. Tablets, to a small extent, yes. But when given IV, it acts like a nutrition to your body. It acts like a nutrient for your liver. मैम आप ग्लूटाथियोन की बात कर रहे हैं ना, बट आजकल मैंने देखा है कि इसकी कैप्सूल्स भी आ रही हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स इसको अपने अपने नाम से बेच रहे हैं। तो क्या वो जेन्युइन होते हैं जो वो लोग बेच रहे हैं अलग अलग कैप्सूल्स के फॉर्म में, ओरल फॉर्म में? Yes, glutathione tablets, glutathione is available in the effervescent form, उसको पानी में घोल के पीने वाले. So if it is coming from a good reputed company, yes, it is तो there. वो सेम चीज हाँ, it is doing the same purpose, but the dose is less. जब हम IV देते हैं तो we are giving you a very high dose, almost 500 to 600 milligram per dose, एंड वो IV फॉर्म में जा रहा है, जबकि हम गोली खाते हैं तो 500 to 1000 मिलीग्राम आप टैबलेट में खा रहे हो, तो जब भी गट से एब्जॉर्ब होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है, एंड जब हम IV दे रहे हैं तो इट इज़ अ हायर डोज दैट इज गोइंग इन योर सिस्टम, सो द IV ग्लूटाथियोन इज अ लिटिल मोर इफेक्टिव. टैबलेट्स जहाँ हम IV नहीं दे सकते, इट कैन जस्ट एक्ट एज अ स्मॉल सप्लीमेंट, बट बहुत ज़्यादा फायदा वो नहीं दे पाता है, तो इट कैन बी जस्ट एन एड ऑन थेरेपी, नॉट एज अ प्राइमरी थेरेपी. मैम जैसे स्किन केयर की आपने बात करी, तो जैसे हम लोगों को जितना पता है कि मॉइस्चराइज़र होता है, सनस्क्रीन होता है, ये होता है, वो होता है, बट आजकल जैसे धीरे-धीरे अब फैशन इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अलग-अलग मार्केटिंग कंपनियाँ आ रही हैं, वो अलग-अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। तो इ और सब क्लेम भी करते हैं, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। तो आपका क्या कहना है? एज़ ए हमदर्मा आपसे ये जानना चाहें कि आप हमें कुछ चीज़ें बताइए कि भाई ये क्रीम्स लो, इसके अलावा कुछ भी मत लो, सब बेकार है। It's a very relevant question in today's, I think, era when everyone's getting influenced by Instagram. Basic moisturizer sunscreens are non-negotiable. ओके। करना ही करना है और सबको करना चाहिए. Forget about ये से नुकसान होता है, उससे वो नुकसान होता है. These are important. They will protect your skin in the long run. When a baby is born, we start oiling. क्यों करते हैं हम? बच्चे को कवर करके रखते हैं, धूप से बचाते हैं. क्यों करते हैं? We are actually giving moisturizer and a sun protection, right? As we grow, क्योंकि हमारी स्किन थोड़ी सॉफ्ट होती है, हाइड्रेशन उसका बेटर होता है, मॉइस्चराइजर उसका बेटर होता है, तो थोड़े मॉइस्चराइजर से काम चल जाता है. हम नहाने के बाद बच्चों को मॉइस्चराइज करते हैं डेली, है ना. वी गिव देम सॉफ्ट सोप्स, पियर्स, डव, सेबामेड, जस्ट बिकॉज दे आर मोर ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स एंड दे आर एक्चुअली हाइड्रेटिंग द स्किन, दे आर नॉट मेकिंग इट ड्राई. So moisturizer is essential. Sunscreen is essential. If you have a specific concern, like in your teens, if you have acne, तो हम anti-acne medicine लेंगे. It can be a benzoyl peroxide or it can be a retinol in the form of adapalene, which is again an anti-acne retinol. As you grow further, after around 20, 25, 30, depending on your specific concern, if somebody develops pigmentation, cheeks पे pigment आ गया है, then you have to add an anti-pigment product in your regime. It can be a niacinamide or it can be AHA, but they have to be added only when there is a specific concern. After a particular age, let's say 30, 35, that is the time when we know our age is increasing, the skin is aging, the collagen is degrading. That is when you actually start to see the signs of aging. That is when you should introduce a retinol to your regime. Retinol is a wonderful anti-aging product. So it can be in the form of a serum or it can be in the form of a cream. So that is something you can add. And eventually after 35 or in your 40s, you can add peptide serums. उससे पहले, मतलब I see teenagers, I use vitamin C in the morning, I use niacinamide in the afternoon, I use this in the night. I think इतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. कोई स्पेसिफिक कंसर्न है उसको टारगेट करिए. स्टिक टू योर बेसिक्स एंड ऐड योर प्रोडक्ट्स वन बाय वन. Overdoing everything is only actually harming your skin. मैम आजकल जैसे आपने ये बोला ना, तो सोशल मीडिया के ज़माने में कोरियन ग्लास स्किन का भी एक बड़ा, क्योंकि अब कोरियन के ड्रामास हमारे यहाँ पे बहुत देखे जा रहे हैं और ज़्यादातर फीमेल्स ही देखती हैं, देन फिर वो ऐसा अब सोचती हैं कि हमें कोरियन ग्लास स्किन मिल जाए. तो थोड़ा ये गिमिक के बारे में बताइए कि ये अचीवेबल है, क्या होता है और वहाँ पे ऐसा क्या होता है कि उनकी स्किन थोड़ी सी अलग लगती है? So Koreans and Indians, we have a different skin type. We have a different bony structure. We have a different genetic makeup. So अगर आप कोई ऐसा कोरियन से भी मिलेंगे जिसने कुछ भी नहीं यूज़ किया होगा, you will realize they have a very shiny and a smoother skin. They have more luminosity.
एंड उनका कल्चर, उनका डाइट, सी फूड इंटेक, नॉन वेज इंटेक, द काइंड ऑफ फ्लूइड्स दे आर टेकिंग इज very 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 health centric. Koreans have, I think they have just become the experts in taking care of their health and their skin, and over the years they have developed products which are like really good to use. So उनकी तरह की स्किन पाना हम इंडियंस में वी कैन नॉट टारगेट दैट एंड वी शुड नॉट टारगेट दैट. हमारी इंडियंस की तो लैंग्वेज, स्किन की लैंग्वेज ही पिगमेंटेशन है. हम धूप में जाते हैं हम काले हो जाते हैं, हमें चोट लगती है हम काले हो जाते हैं, हम आंखें रब करते हैं हमारी आईज के अराउंड डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, है ना. सो वी कैन नॉट कंपेयर आवर स्किन विद देयर स्किन. सो द कंसेप्ट ऑफ कोरियन ग्लास स्किन कि बिल्कुल वैसा हो जाएगा इज नॉट राइट. But the aim is that you should just have a good, healthy, clear skin which reflects light in a very nice way. The luminosity of the skin should be there, and that can be easily achieved with our basics. You don't have to really go in for that 10-step procedure, 9-step, 15-step, I don't know what all. Aya or chala gaya. So fads are coming, fads are going. If we can match their diet, if we can match their lifestyle, the activity, if we can match the sleep cycles and their genetics, then yes, Korean glass skin treatment हमारे लिए भी ideal है. But if we can't, then we should stop running after it. मैम ऐसी ना एक चीज़ और अभी इंडिया में बड़ा स्कैम चल रहा है, हाइड्रा फेशियल करके. और क्योंकि मुझे इस बारे में इसलिए पता है, मैंने एक पॉडकास्ट लिया था तो उनमें उन्होंने बताया था कि मशीन आती है, बट हम तो देखते हैं कि हर सलून के बाहर लिखा हुआ है हाइड्रा फेशियल. तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, और ये जो स्कैम चल रहा है इसके बारे में बताइए. I won't say it's a scam. Hydrofacial is a facial. It's a good facial. Hydrofacial में steps होते हैं. Basically, we are exfoliating, we are cleansing. उसमें water technology use कर रहे हैं. We are degreasing your skin, and then we are putting some serums. We are using radio frequency to tighten it. We are using ultrasound to infuse the products in your skin. So it's a machine-based facial. And Hydrofacial का hype आया COVID में. When everyone was scared कि इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, so the no touch technique कि हम हाथ नहीं लगा रहे but we're doing a facial, so that is when hydrofacial picked up. So yes, it is definitely better than a parlor facial because there is science behind it. The products that are used in a hydrofacial are good serums, good actives. But when you say कि every parlor is using it, and Amazon पे भी if you see 20,000 का उसका machine मिल रहा है, everybody is taking it, everyone's keeping it. So there comes the reliability of the product. The person who's sitting in the parlor, do they even know what is the radio frequency? How is it supposed to be used? Do they know the products? उसमें कितना AHA, कितना BHA? That is what is important. So if you're getting a hydrofacial done at a good center, at a reputed center which have reliable products, then yes, it is a good facial. But on the others, I will not comment. But at the end of the day, you have to remember it is still a facial. It is not doing anything to increase your collagen, to defy your aging, or to improve your wrinkles. It is a cleanup. It is a good cleanup which is science-backed, and that's all. मैम अब यही सब आजकल हो रहा है ना कि सबको यंग दिखना है, अच्छा दिखना है, तो उसमें अब अलग अलग चीज़ें आ रही हैं. वैसे एक एंटी एजिंग क्रीम्स भी आ रही हैं, एंटी एजिंग चीज़ें भी आ रही हैं. एक अभी कानपुर में मुझे याद है कुछ समय पहले एक बड़ा स्कैम ही हो गया था एंटी एजिंग को लेके. तो थोड़ा मैम ये एंटी एजिंग जो क्रीम्स होती हैं या इस तरीके के आपके पास जब पेशेंट्स आते होंगे ये सब डिमांड लेके, तो क्या आपका इन चीज़ों के ऊपर कहना है कि भाई एज तो करोगे ही, चीज़ें तो होंगी? So, Manvind, yes, you're right. We're all aging. So, it's not about anti-aging. Rather, let's say just delay aging or maybe make it better for you so you feel better, because a lot of patients who come and say कि मेरी wrinkles आ गए, झुर्रियाँ आ गए, and I'm not happy. I feel young but my skin doesn't match my energy. So that is exactly what we have to achieve. So when we say anti-aging, basically जो anti-aging है, this sunscreen is anti-aging, moisturizer is an anti-aging product, retinols are anti-aging, they're the best anti-aging products. So if you start to use a retinol, you've already started your anti-aging journey, and that is what anti-aging is. So all the procedures and treatments that are being done to improve the quality of your skin, to stimulate your own natural collagen, to stimulate the tissues below it, are anti-aging therapies. So yes, there is no running away from it. We are all aging. It is just that we have to age more gracefully and more beautifully. मैम अब जैसे ना अभी हम आप ही की बात कर रहे हैं, तो अभी हेयर फॉल का जिसको प्रॉब्लम है तो वो प्लास्टिक सर्जन के पास जाए या वो डर्मा वाले के पास जाए? ये क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप चलिए एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप क्लियर बता देंगे कि भाई ये चीज़, जैसे आपने बोला कि प्लास्टिक सर्जन के पास ये काम होता है, ये हमारे यहाँ होता है. बट देर आर लॉट ऑफ ऐसे लोग आज की डेट में जो सब काम खुद ही कर रहे हैं, एंड आप भी जानते ही होंगे ये चीज़.
तो मुझे आप थोड़ा ये बताइए कि किन चीज़ों के लिए हमें डर्मेक के पास जाना है, किन चीज़ों के लिए हमें प्लास्टिक सर्जन के पास जाना है और किन चीज़ों के लिए कोई और भी कुछ होता हो तो उसके पास जाना है? See, dermatology covers skin, hair and nails. जी। So anything bothering your hair, hair fall है, hair पे patch आ गया है, androgenetic alopecia है, female pattern hair fall है, you will come to a dermatologist. Skin में कोई भी तरह की pimples हैं, pigmentation है, be it facial pigmentation, be it body pigmentation. किसी भी तरह का कोई एक्जिमा है, कोई रैश है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज है जैसे कि सोरियासिस है, वाइट पैचेस फुलवेरी है, विटिलिगो है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट इज द पर्सन टू गो टू. अगर स्किन के ऊपर किए जाने वाला कोई प्रोसीजर है जैसे कि लेजर हेयर रिमूवल है, लेजर फॉर स्कार्स है, लेजर फॉर पिगमेंटेशन है, तो आपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आना है. बोटॉक्स है, वी आर इंजेक्टिंग इन द मसल, so it is a dermatologist forte. When we talk about plastic surgery, the role of a plastic surgeon is to reconstruct. So when there is a damage, when there is a broken tissue and you have to reconstruct it in a beautiful way, then it is the role of job of a plastic surgeon. So when we talk about dermatology, aesthetics and plastic surgery, there is a little bit of overlap. Plastic surgeons are also surgeons who are qualified in giving a more aesthetic outcome rather. Okay, so if there is a cut on your face or if there is a big mole on your face and you have to cut it out and you have to resuture it, छोटा है तो dermatologist do it. अगर कोई बड़ा एरिया है जहाँ पे मुझे टिश्यू मोबिलाइज करना है या I feel it is beyond a dermatologist, that is where a plastic surgery or a plastic surgeon comes into role. एजिंग है, जाउल्स है, नीचे लटक रहा है पूरा, ठीक है, बट मेरे को पता है कि इतना ज़्यादा थ्रेड से नहीं लिफ्ट होने वाला. दैट इज़ व्हेन अ प्लास्टिक सर्जन रोल कम्स इन कि दे विल गिव अ deep plane lift or a surgical facelift. So the lines are quite defined. Yes, there is an overlap, like hair transplants are being done by plastic surgeons. They were initially being done by plastic surgeons. Then dermatologists, maybe हमारा dermatosurgery is a sub branch in dermatology. So we also do hair transplants. So कुछ areas हैं जहाँ पे overlap होते हैं. That is acceptable and understandable, but both are trained physicians. Both have completed their degrees for years, have practiced and learned. What I don't understand is how a gynecologist is doing a hair transplant. And forget about gynecologists. There are doctors or rather parlors or, the centers we've had recent, um, let's not say unfortunate incidences where hair transplants are being done. So they are not the right people who are trained to do that. They don't know their dosing. They don't know the drugs. They don't know what can go wrong. So that is where our public should be more aware. If they're coming to a dermatologist or to a plastic surgeon, I know they're both in safe hands, both ways. But if you're going to a parlor who's selling you a hair transplant or who's selling you some Botox and fillers, they're doing that. I think that is very unsafe. मैम एक एस्थेटिक फिजिशियन भी एक टर्म होती है, तो वो कौन से इसमें आते हैं? So dermatologists who are primarily dealing with certain aesthetic procedures, somebody who's more into cosmetologies, who's more into procedures like which involves less medicines and more of intervention, like your thread lifts, like your fillers, like your Botox. Uh, you can say they're aesthetic physicians, but they're actually dermatologists. That is that overlap area. बना दिया है। हाँ, मतलब just एक sub division, because now we have fellowships in aesthetics, we have fellowships in cosmetology. You can say it's a sub branch or a sub division of dermatology, which is primarily dealing with aesthetics. मैम ब्लैक हेड्स आज की डेट में बहुत कॉमन है, कैसे इसको रिमूव किया जाए? घर पे करना हो, नहीं जाना है डर्मे के पास। Ideally तो जाना चाहिए. So I mean, the blackheads, like I told you, they're grade 1 acne, blackheads, whiteheads. इसमें आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वहाँ पे ओपनिंग्स पे आपका क्लॉग हो गया है. सो यू शुड, लॉट ऑफ पीपल दे मैनुअली फिडल विद इट, दे यूज इंस्ट्रूमेंट्स, दे पार्लर में जाके करवाते. दैट इज समथिंग यू शुड नॉट डू. You just need to exfoliate them out. Use a retinol or use a mild scrub which can exfoliate the dead skin. That is enough to remove a blackhead. So let's say a retinol alternate night only on the affected area, and scrubbing of the face maybe once in 2 weeks is more than enough. Or you can simply use a anti-acne face wash, something that contains salicylic acid 1% or 2% is more than enough to handle your blackheads and whiteheads. You just need to be consistent and avoid fiddling with it because that will leave a mark. मैम आजकल एक लेडीज रेजर करके भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेडीज रेजर जो Right? तो
अब इस पे बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि रेज़र तो रेज़र होता है भाई, अब मुझसे हेयर ग्रोथ तो बढ़नी चाहिए, वो हटाने के लिए क्यों यूज़ करना है? तो जो लेडीज़ के रेज़र मार्केट में आ रहे हैं, आप मुझे ये बताइए वो सेफ़ है कि नहीं? रेजर इज अ ब्लेड, या उसका काम हेयर कट करना है एंड दैट्स ऑल. हुँ, That is exactly what a lady's razor is doing and that is exactly what a men's razor is doing. There is no difference. जो मार्केटिंग है एंड प्रमोटिंग इट एज लेडीज रेजर बिकॉज उसके आसपास का इट इज इजियर टू हैंडल, इट इज इजियर टू बट मनूवर. मेरा आपसे क्वेश्चन मैम ये कि एज़ ए वुमन लेडीज़ रेज़र ऑप्ट करना चाहिए या फिर लेज़र करा लो या फिर जो आपके मतलब पार्लर्स में ट्रीटमेंट्स होते हैं वो यूज़ कर लिया जाए? फेस पे बात कर रहा हूँ। सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. बाल हैं फेस पे, जी। हमें हटाने हैं. सो यू कैन आइदर डू थ्रेडिंग और यू कैन डू वैक्सिंग और यू कैन डू रेजर और यू कैन डू अ लेजर. There is no doubt laser is the best treatment. We have to remove, so do it in a safe way by a trained physician and get a laser done. But out of the other three options, जब आप लेजर नहीं करा पा रहे हैं, आप घर पे रिमूव करना चाहते हैं, so there is no harm in using a razor. बस you should know the right technique. Threading is the best way to remove it. Waxing is something which we just say कि face पे नहीं करवाना. That's all. अब एक चीज़ और बताइए मैम, डार्क सर्कल कॉमन है आज की डेट में, टेंशन, स्ट्रेस, लाइफ सब ऐसा चल रहा है लोगों का, तो उसको कैसे हटाया जाए, कम किया जाए? डार्क सर्कल्स के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं मानवीन. इट कैन बी जेनेटिक. माय फादर हैड इट, आई विल हैव इट. इट ऑल्सो इट बेसिकली डिपेंड्स आपकी आई की प्लेसमेंट. हमारी ऑर्बिट है, हमारी बोन है और उसके अंदर आई प्लेस्ड है. सो सम पीपल हैव अ डीपर ऑर्बिट, तो आगे का टिश्यू ज़्यादा है, आँख अंदर है, तो वो इट गिव्स एन एपरेंट appearance of deeper eyes and more prominent dark circles. आप 12 साल के 13 साल के बच्चों को देखिए, कईयों के डार्क सर्कल दिखते हैं. सो एक्चुअली इट्स द शैडो इफेक्ट ऑफ द बोन विच इज ओवरहैंगिंग. Then people who are atopic, who have sensitive skin, they have a tendency of dry skin around their eyes. They rub, and that leads to a lot of friction and pigmentation. So that is one reason of a dark circle. Iron deficiency anyway, the most common reason in Indian females, जिनका iron कम है, उनके dark circles ज़्यादा prominent हैं. Sleep is another factor. If you're not sleeping properly, but there are people who say मैं तो 12 घंटे सो रही हूँ और मेरे dark circles नहीं जा रहे, because there's so many other reasons. So a lot of factors are responsible. The screen time off late where everybody is scrolling on the screen. So look at me. When we're looking at a screen, when the room is lit, I'm looking like this. The moment the lights are off, I do this. So this micro trauma to the capillaries under your eyes over a period of time, over years, for a few hours every day is actually leading to some pigmentation under your eyes. Okay? So dark circles are always a cumulative effect of everything. So we address it like that. अगर कोई यंग पेशेंट आ रहा है जिसके डार्क सर्कल्स है, we'll check their iron, we'll check अगर कोई एलर्जीज की हिस्ट्री है, कोई एक्जिमास की हिस्ट्री है, कोई रबिंग की हिस्ट्री है, we'll remove that, we'll treat that medically. अगर कोई है जिसका सिर्फ डीप सेट आईज हैं, ठीक है, then there is no treatment for that. If with aging, suppose somebody is 35, somebody is 40 and there is a descent of the tissue, then we can use hyaluronic acid to fill that space and give it, improve the way the light falls on the skin and हमारा reflection change हो जाता है and skin थोड़ी clean लगती है. So that is how we address dark circles. So creams have a role. You rule out the underlying cause and then injectables have a role. And then there are other treatments like mesotherapy, laser हो गया, आजकल PDRNs बहुत चल रहे हैं, which is salmon sperm DNA. It is improving the texture of the skin below the eyes, so it's working well. So there are different kinds of treatment that you have to combine and improve your lifestyle. So it is actually a mix of all which helps. मैम बोटॉक्स के बारे में भी थोड़ा बताइए आप, क्योंकि बोटॉक्स आज की डेट में कराने बहुत लोग चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक घबराहट भी है, बहुत नेगेटिविटी भी है इसके ऊपर, और जो बोटॉक्स कराता है उसको बड़े गलत नज़रों से देखा जाता है. जैसे कि हम बॉलीवुड को ही ले लेते हैं भाई, अब सब देखते हो उन्हें, सिनेमा में सब देखने जाते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, सब फॉलो करते हैं, लेकिन सब क्रिटिसाइज भी करते हैं, भाई देखो इन्होंने ये ले रखा है, वो करा रखा है, तो थोड़ा बताइए ना. मानिंद, हमारी स्किन में लेयर्स हैं बहुत सारी. मैंने पहले भी बताया, वी हैव आवर अपर मोस्ट लेयर विच वी कैन सी. सो इट हैज़ एपिडर्मिस, इट हैज़ डर्मिस. डर्मिस के नीचे हमारा फैट है, फैट के नीचे हमारे स्मास है. वी हैव आवर मसल्स, मसल्स के नीचे बोन है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एंटी एजिंग थेरेपीज, हम इन सबको अलग अलग लेवल पर टारगेट कर सकते हैं. So Botox is one therapy. It is basically a medicine which is injected in your muscle to relax the muscle. It kind of gives your muscle the time to rest and relax and not contract. So when we talk,
हम स्क्वीज करते हैं आइस, हमारी आइस के राउंड निकल जाते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं तो फ्राउन लाइंस आती हैं, ऊपर देखते हैं तो फोरहेड लाइंस आती हैं। सो एक तरह से बोटॉक्स एक इंजेक्शन है, मसल में डालना जाता है जो, एंड वो मसल को रिलैक्स कर देता है। इट्स दैट सिंपल। इट इज़ वन ऑफ द वेरी सेफ मेडिसिन। जैसे हम इंजेक्शंस में मेडिसिन लेते हैं, हम खाने में गोलियां लेते हैं, वैसे हम मसल में इंजेक्शन लगा रहे हैं। एक तो इंडिया में इंजेक्शन का नाम आते ही पता नहीं क्यों लोग सब डर जाते हैं, तो वो दैट इज़ वन फियर। So Botox as a drug, it's just targeting one area. It is just relaxing your muscles and that's all. ना तो वो उसके ऊपर कुछ कर रहा है, ना वो उसके नीचे कुछ कर रहा है। And यही Botox injections are being used by neurosurgeons, they're being used by ophthalmologists, they're being used by general surgeons for different reasons. Migraines में Botox का बहुत अच्छा रोल है, आई में spasms में Botox का बहुत अच्छा रोल है. So we are using the same mechanism to relax your wrinkles. So now just because it is being used to improve your aesthetics doesn't make it a bad drug. Also Botox has so many other uses. पता है जिन लोगों के बहुत पसीना आता है हाथों पे, एग्जाम है, हाथ गीले हो जाते हैं, पेपर गीला हो जाता है, we give Botox in the palms, sweating reduce कर देता है. It's a wonderful drug. Botox is also used for underarm hyperhidrosis. जिनको बहुत पसीना अंडर में आता है तो उसमें हम Botox की इंजेक्शन लगाते हैं और वो पसीना कम कर देता है. So it is a good drug and it should be used under supervision by a trained doctor and that's all. Somebody who knows their anatomy. अगर मुझे पता है कि मुझे इस मसल में लगाना है तो मैं कहीं और ना लगाऊं. That's all. So the plane is important. That's it. जो मेजर चीज है कि सही इंसान के पास सही इंसान के पास जाना है, and it's a beautiful drug. And like you said, celebrities are getting done. Yes, celebrities are getting done. Their job is dependent on how they look. They have to look good. They have to face the camera. Their lives are very stressful. But one thing I want to tell you, the celebrities are very disciplined. The kind of lifestyle they have to follow to maintain that. So it's not just Botox. It is overall diet, exercise, physical, their mental well-being, physical well-being, the treatments that they take in the skin, the supplements that they take regularly. So it's always a combination of therapy. So I think we should not judge somebody just because किसी ने बोला था Botox तो उसने कराया था और वो बड़ा बेकार था. That should not be the idea. A lot of patients, they just come and they just say, ये तो नहीं कराना चाहिए ना. like, क्यों नहीं कराना चाहिए? इट इज़ अ गुड ड्रग. अगर आपको ज़रूरत हो तो आपको बिल्कुल कराना चाहिए. जिसको जो अच्छा लगे अगर सही अच्छा लगे से ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि नहीं है. अगर मैं एक 20 साल के बच्चे में बोटॉक्स को ही प्रिस्क्राइब करूँ तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट राइट ना. मैम आजकल ना बहुत सारी न्यू थेरेपीज भी आ रही हैं स्किन ट्रीटमेंट के लिए, थोड़ा इनके बारे में बताइए. Dermatology and aesthetics, as we discussed, is a very evolving branch. New and new drugs are being discovered every day. New therapies are being discovered every day. Like I mentioned, chemical peels have been in the market for very long. Then lasers came in, and then micro needling, then micro needling, radio frequency. ऐसे नई नई therapies आती हैं जो कि हमारे different areas को target करती हैं. So of late, you must have heard of PRP. PRP is platelet rich plasma, जो कि हम बालों के लिए और स्किन के लिए यूज़ करते हैं. उसको वैम्पायर फेशियल भी बोलते हैं. Growth factor concentrate is a more refined version of PRP. Again, we are concentrating the growth factors and injecting it in your skin and your scalp. Again, for good hair, good skin. So that is one therapy. Of late, we have exosomes, which has become the buzzword now. Exosomes are basically either plant derived or they are human derived. So they are basically messenger RNAs. और हमारे स्किन में messengers का काम कर रहे हैं. We are just trying to improve our skin health by finding new molecules जो हमारे aging processes को थोड़ा delay कर दें, हमारे collagen को थोड़ा stimulate कर दें, हमारे stem cells को खुद से जाके stimulate करें ताकि हम young लगे. So exosomes is one thing. Basically, they are injectables which are given in the skin. Let's not say injectables, they are products which are to be used in the skin. Injections के लिए अभी वो FDA approved नहीं हुआ है. So maybe you can massage it or you can use a derma pen along with exosomes to improve the skin quality, to brighten the skin and to improve the hair quality and hair growth. So that is one thing. Salmon sperm DNA is another thing, which is PDRNs, which are being used, which are new kid in the block, you can say. They are again being used to improve the skin quality, and we found कि आंखों के नीचे की जो स्किन है जो बहुत पतली होती है तो हम कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते हैं, वहाँ का टेक्सचर, वहाँ की स्किन इंप्रूव करने के लिए एक थेरेपीज आ गई हैं. सो देयर वी आर गेटिंग न्यू थेरेपीज, वी आर गेटिंग न्यू ड्रग्स, एंड व्हेन यूज्ड बाय द राइट पर्सन आई थिंक देयर आर वंडरफुल टूल्स इन आवर किटी. मैम लेज़र को लेके भी ना बहुत मिथ है कि लेज़र कराने से बाल वापस आ जाते हैं, फिर क्या फ़ायदा हो गया, तो थोड़ा ये प्रोसेस भी बताइए. और क्या एक्चुअली में ये बोला जाता है कि वापस आ गए, ये होता है कि ये ऐसे ही बोल दिया गया है? मनविंद्र, एक तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स.
there are certain lasers which are used for hair removal or hair reduction. Nowadays we say that. There are lasers for scars, pimples के जो गड्ढे होते हैं, stretch marks होते हैं, चोट के जो निशान हैं, जो scars हैं, and then there are laser for pigmentation. So when we say laser कराना चाहिए कि नहीं, तो that's a very broad term. So अगर मैं specifically laser for hair removal की बात करूँ, it's a wonderful tool. लेज़र क्या है? एक मशीन है, बीम आती है जो आपके स्किन और बालों के मेलानिन को जिसने टारगेट करना है. सो अगर एक स्किन में यहाँ से एक बाल आ रहा है, द लेज़र इज मेड इन सच अ वे कि उसकी जो बीम है वो स्किन को हिट करने की बजाय वो आपके बाल के पिगमेंट को हिट करे. सो दैट इज वेयर द टेक्निक डिपेंड्स. ठीक है, जब आपने ऊपर से शेव कर दिया बाल को और अंदर से बालों को हिट कर दिया, वी डू दिस मल्टीपल सेशंस, मल्टीपल टाइम्स, महीने में एक बारी, ऐसे 6 से 7 बारी, 8 बारी, तो वो हेयर डैमेज हो जाता है और वो नहीं ग्रो करता. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ, वो ग्रो करता है बट वो बहुत फाइन हो जाता है और वो थिन हो जाता है और वो दिखता नहीं है. तो जो जिन लोगों के थिक डार्क हेयर होते हैं उनमें लेजर वर्क्स वेरी वेल. वो उनको बहुत पतला और फाइन कर देता है, ऑलमोस्ट नील कर देता है. सो दैट इज लेजर हेयर रिडक्शन. ठीक है, व्हेन पीपल से कि मैंने लेज़र कराया था, आई जस्ट हैड अ पेशेंट टुडे हु सेड कि मैंने 2019 में लेज़र कराया था और आज अब मेरे फिर से बाल आ गए. सो सर्टेन एरियाज ऑन आवर बॉडी लाइक योर जॉ लाइन, अपर लिप, लोअर लिप, इन फीमेल्स ऑन द ब्रेस्ट, ऑन बिलो द अम्बिलिकस, ये एरियाज हैं जो कि हॉर्मोन्स पे डिपेंडेंट है. सपोज अ पेशेंट हैज सम हार्मोनल इम्बैलेंस, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो ऊपर नीचे हुआ है, सो वो हेयर स्टिमुलेट कर देता है फिर से इन एरियाज में. सो जस्ट बिकॉज 2019 में लेज़र कराया था एंड अब कभी भी हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे और बाल नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव रियलाइज पेशेंट्स हु गॉट देयर हेयर बैक, और जिनके ज़्यादा आ गए या थोड़े मोटे हो गए या पहले कम हो गए था फिर से आ गए, देयर इज एन अंडरलाइंग रीजन. सो सिर्फ ब्लाइंडली लेज़र करना इज नॉट द राइट आंसर. यू हैव टू लुक फॉर द कॉज कि क्यों बाल आए एंड देन ट्रीट इट. But having said that, areas like your underarms, like rest of the body or the private areas, they have thick hair and they're not dependent on your hormones. So वहाँ पे लेज़र का रिजल्ट बहुत अच्छा है and काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. So it's a safe procedure. You can safely go for it. Again, like I said, a lot of parlors and smaller centers also have it. It's important to know if you have a good machine and the person who is using that machine knows what they're doing. That is important. मैम अब एक रैपिड फायर करते हैं, आपसे 4-5 क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, तुरंत तुरंत जवाब दीजिएगा. ठीक, बेस्ट सनस्क्रीन का नाम बताइए आपके हिसाब से. La Shield sunscreen. ओके, मॉइस्चराइजर मैम बेस्ट आपके हिसाब से. बॉडी के लिए वेनोशिया मैक्स, फेस के लिए एप्लाइनो. मैम कोई ऐसा एक स्किन ट्रीटमेंट या ऐसा कोई भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट जो स्टार्ट कर सकता है आदमी जिससे. लेजर फेशियल्स. मैम कोई ऐसी चीज जो कभी नहीं करानी चाहिए अपनी स्किन के साथ. सेल्फ ट्रीटमेंट. Don't use aggressive instruments like derma roller on your face at home, or don't go in for home-based laser devices. Self-treatment might actually harm you more than you know. लास्ट है मैम इसमें कि कोई ऐसी क्रीम या ऐसी कोई मतलब चीज के लिए, स्किन ट्रीटमेंट के लिए क्रीम आती हो जो आपने देखी और आपको लगा भाई यही भी बेच रहे हैं बिना मतलब के. Steroid creams. Lot of people, मतलब आधी से ज़्यादा मुझे लगता है लोग स्टेरॉइड लगा लगा के आते हैं. जस्ट दे बीइंग मार्केटेड एज फेयरनेस क्रीम्स इन द गार्ब ऑफ फेयरनेस क्रीम्स, आई रादर से. एंड शुरू में बहुत अच्छा लगता है, स्किन आपकी बहुत क्लीन लगती है एंड बहुत फील गुड फैक्टर आते हैं कि हम ग्लो कर रहे हैं, द स्किन बिकम्स डिपेंडेंट ऑन इट. एंड जब आप छोड़ते हो द डैमेज इज रियली बैड, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिवर्स इट, द हेयर इंक्रीज ऑन द फेस, द स्किन बिकम्स थिन. आई थिंक दैट इज समथिंग पता नहीं क्यों लोग लगाते हैं और क्यों इतना मार्केट में मिल रही है ओवर द काउंटर. I think they should. आई थिंक स्टेरॉइड क्रीम तो ऐसे मिलनी भी नहीं चाहिए. So steroid creams are good anti-inflammatory drugs. उनको सही बीमारी के लिए यूज करना है. They should never be used as a fairness cream. आई रिमेम्बर कि मुझे डैंड्रफ के लिए एक वो ड्रॉप दिया गया था सर पे लगाने के लिए, स्टेरॉइड की था वो. That is right. Because dandruff, like I told you, is an eczema. एक्जिमा में इन्फ्लेमेशन है, यू हैव टू कंट्रोल इट विद द स्टेरॉइड. स्टेरॉइड अब्यूज नहीं करना, उसमें आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हो, बट अगर आप गोरे होने के लिए स्टेरॉइड क्रीम फेस पे लगा रहे हो, दैट इज एन अब्यूज. लास्ट में मैम आप हमारे जो भी दर्शक हैं उनसे कुछ भी बोलना चाहें, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है इसको लेके थोड़ा डर भी रहता है लोगों के अंदर कि यार पहले तो 2 टाइप के लोग होते हैं. एक कहते हैं भाई ये भी स्किन का दिखाने के लिए क्यों जाएं, पहला तो ये. दूसरा ये जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं इसको लेने का इच्छा बहुत लोगों को होती है बट डरते हैं.
तो उनके लिए आपको कुछ भी कहना हो मैम, गो अहेड। Everybody's skin is unique. Everybody is beautiful. If you are confident about something on your skin, live with it and be happy about it. If there is something that bothers you, we are here to help you. Go to the right person, get the right treatment done. If it bothers you, you will definitely get a good result when done in the right way. So don't be scared. There are trained physicians, there are trained doctors who are ready to help you. Go to the right person. That is most important. थैंक यू सो मच मैम।